हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पार्ट 2। यानी कि क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को जब आप देखते हो तो ये दो भागों में ब्रॉडली बटा हुआ है। पहला तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, एम आई वाला। अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो एम ए वाला। तो अभी तक जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा वो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से था। वो हम छोटे इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर्स पढ़ा। पांचों चैप्टर को हमने रिमाइंड किया और लास्ट के क्लास में उसे रिवाइज भी किया। सारे के पीडीएफ को हमने देखा कि पीडीएफ रखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सारे चैप्टर्स का। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पार्ट 2, क्लास 12 का। और इसमें आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्लास 1 है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस कैसे किया गया और इसके इंट्रोडक्शन से ये पूरा इकोनॉमिक्स फुलफिल कैसे हुआ। क्योंकि अगर मैक्रो एम आई वाला मैक्रो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही खुद में पूरा रहता तो इसकी जरूरत ही नहीं होती। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये किस तरह के एनालिसिस पर वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर पे और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है और हमें क्या क्या समझना है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन का है। तो मैं यहाँ आगे से पढ़ना चाहूँगा ताकि चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि थ्योरी आप इतना लंबा खुद भी पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको ताकि चीज़ें और बेहतर हो जाए। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगा इस पारा से। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूजुअली सिंप्लीफाई the analysis of how the country total production and the level of employment are related to attributes called variable like prices, rate and interest, wage rate, profit and so on। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी एम आई वाला, जब भी मैं पिछला पढ़ाई की बात करूंगा तो हम लोग मैक्रो की बात करेंगे, और जब मैं अभी की बात करूंगा तो उसमें अभी की बात होगी मैक्रो। तो पिछले क्लासेस में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से मार्केट को किस किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। एक जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है कंज्यूमर बिहेवियर्स पर। और वो एक इंडिविजुअल बेस्ड था। हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर डिपेंडेंट था। दूसरा जो प्रोड्यूसिंग पार्टनर था यानी कंपनी थी, फर्म थी, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में किस किस तरह की दिक्कत आ रही है, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, ये सारी चीजें इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ी। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजुअली सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई करता है किस तरह के एनालिसिस को। तो कंट्री के टोटल प्रोडक्शन को, कि कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, अब कंट्री का टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में क्या है उस पर बात करेंगे। और ये सारी चीजें इफेक्ट अगर प्राइस के थ्रू, रेट के थ्रू, वेजेस के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू अगर हो रही है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है पूरे देश के प्रोडक्शन पर और पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट पर। यानी हम लोग अब होलिस्टिक व्यू लेंगे पूरे कंट्रीज का, यानी बड़े टेरिटरी का। पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बड़े टेरिटरी का एनालिसिस करेंगे। उसी को जब हम बेस बनाते हैं, यानी पूरे देश का, पूरा विश्व के इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, उसके एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो पढ़ाई होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होती है। यानी इसको बड़ा इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो। आपको और सिंपल करना है तो आप सिंपली मान लो एक छोटा इकोनॉमिक्स, एक बड़ा इकोनॉमिक्स। छोटा इकोनॉमिक्स में हम किसी एक इंडिविजुअल आदमी या इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करते हैं, और बड़े इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे देश के इकोनॉमी या पूरे विश्व के इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो ये आसान तरीका है आपको इसको रखने के लिए दिमाग में।
ये सारे थ्योरी आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे, तो यहाँ पढ़ाने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ें आप खुद समझ सकते हो, वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उसे मैं बताते जाता हूँ और अगर आप मेरे बताए हुए चीज़ भर को ही समझ लोगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिस्ट ट्राई टू एड्रेस सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज़ अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई करता है वैसे सारे सिचुएशन को एड्रेस करने में एक इकोनॉमी का जो पूरे होल में होता है, यानी पूरे कंट्रीज में घटता है, पूरे वर्ल्ड में घटता है। ये एडम स्मिथ जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनका वक्तव्य था। द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, फाउंडिंग फादर मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, had suggested that if the buyer and seller in each market take their decision following only on their self-interest, economists will not need to think of wealth and welfare of country as a whole separately, but economists gradually discovered that they had to look further. अगर यहाँ पे बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग जो है, सिर्फ अगर सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया जाए कि जो बायर है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, जो उसका मन हो रहा है खरीद रहा है, जो उसका मन हो रहा है बेच रहा है, अगर यहाँ तक की बात हो, तो फिर इकोनॉमिस्ट की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट की क्यों जरूरत है? क्योंकि इकोनॉमिस्ट इससे आगे के चीजों को प्रोस्पेक्ट करना चाहता है कि अगर ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो, वो अगर चेंज हो रहा है तो किस किस बेस पर हो रहा है, सिर्फ इस पे नहीं कि जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का वो जाके खरीद रहा है। अगर इतनी पढ़ाई करनी हो तो फिर इकोनॉमिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिस्ट की जरूरत ही तब पड़ती है जब हम इससे आगे के इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं कि कैसे बिहेवियर्स चेंज होते हैं प्राइस के थ्रू, कैसे सप्लाई और डिमांड के थ्रू रेगुलेट होता है मार्केट। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे के प्रोस्पेक्ट को देखकर इकोनॉमिक्स के थ्रू जनरेट करते हैं। इसी के लिए इकोनॉमिस्ट की जरूरत होती है। इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट फर्स्ट, इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने पाया इन सम केसेस कि कुछ केसेस में द मार्केट डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब आप सोचो कि कुछ कंडीशन में मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप सोचो कि बिना बाजार के कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही इस तरह से कि जहां बायर आते हैं, सेलर होता है, एक बायर होता है, उनके बीच गुड्स और मनी का ट्रांजैक्शन होता है और इसी पूरे होलिस्टिक ट्रांजैक्शन को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने पाया कि कुछ केसेस में बाजार एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकेंडली, इन सम अदर केसेस द मार्केट एग्जिस्टेड बट फेल टू प्रोड्यूस इक्विवेरियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कुछ केसेस में मार्केट एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो इक्विवेरियम में नहीं हो पाते, यानी डिमांड सप्लाई के ये अमाउंट है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो, उसको मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन द लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन सोसाइटी और द स्टेट or the people as a whole had decided to purchase certain important social goals unselfishly in area like employment, administration, defense, education, health, or which some of the aggregate effect of the macroeconomics decision made by the individual economic agent needed to modify for the purpose. Macroeconomists had to study the effect of the market of taxation and other budgetary policy and the policies of bringing about changes in money supply, the rate of interest, wage, employment, output. अब आप देखो यहाँ पे कई सेंस में ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जहां बाजार नहीं होता है। काफी लोग सोशलिस्टिक वर्क करते हैं। सोशलिस्टिक वर्क का आउटकम क्या है? आउटकम है उसका सोसाइटी को फायदा पहुंचता है, कई लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए उसका यूज किया जाता है और वहां फंडिंग भी यूज होता है। लेकिन आप वहां देखो बायर सेलर जैसा कॉन्सेप्ट है क्या? कोई नहीं है। और जब बायर और सेलर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वहां मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। इकोनॉमिस्ट इसी तरह के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कई केसेस में बाजार एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे होता है और इकोनॉमिक्स पर भी होता है। तो इस तरह के होलिस्टिक व्यू को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते हैं।
यानी हमें क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या बायर और सेलर का मिलना भर ही इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स का दायरा इससे बड़ा है। वैसे सारे सोशल एक्टिविटीज से है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज से है, जो होता है क्योंकि वो टैक्सेशन इम्प्लाइड करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट बनती है, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, यानी कि देखना, रेगुलेट करना चीजों को। लेकिन टैक्सेशन भी तो उन्हीं के हाथों में है, तो टैक्सेशन जब बढ़ता है या घटता है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे, हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है। तो यहाँ पे बाजार तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये पूरा व्यू और होलिस्टिक व्यू हम लोग पढ़ सके। यहाँ पे आप सामने जो चित्र देख रहे हो एडम स्मिथ जी का है। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फाउंडिंग फादर कहा गया मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, एज अ टाइम ही वाज स्कॉट्समैन। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसी के लिए उसको स्कॉटमैन भी बोला जाता है। एंड अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। प्रोफेसर थे वो कहाँ, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। फिलोसफर बाय द ट्रेनिंग, ही वेल नोन वर्क एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन करके एक बुक लिखा है जो कि काफी फेमस हुआ है, और जब आप उसको पढ़ोगे, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं पढ़ा है अभी, मतलब समय का कमी कह लो या काम में व्यस्तता कह लो, मैं पढ़ नहीं पाया हूं। लेकिन ऐसा मान लो कि अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको इकोनॉमिक्स धरातल पर मिलेगा। जो धरातल पर हमें इकोनॉमिक्स दिखता है गांव में, शहरों में, जब आप रहते हो, जो चीज आप आंख से विजुअलाइज करते हो, जो चीज आप सेंस कर सकते हो, वैसा डिस्क्रिप्शन आपको उस बुक में मिलता है। तो पढ़ना चाहिए, मैं भी आगे पढ़ूंगा, और जिस भी दिन पढ़ूंगा तो उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो मुझे मिलेगा उससे, उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर ही वेल नॉन वर्क एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में उन्होंने लिखा था। रिगार्डेड एज द फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन द सब्जेक्ट। माना जाता कि वो पहला बुक था जो इकोनॉमी पर आधारित था। द पैसेज फ्रॉम द बुक, इट इज नॉट फ्रॉम द benevolence of the butchers and the brewers of the baker that we accept our dinner, but from his regard to their own interest. We address themselves not that their humanity but their self-love, and never talk to them of our own necessities but their advantages. Is advantage is often cited as a advocate for free market economy. The secretary of the France was prominent thinker of political economy बिफोर स्मिथ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ह्यूमैनिटी, जैसे हमारे जो अपने इमोशंस होते हैं, इमोशंस और इसका भी मतलब हमारा इकोनॉमी का भी खासा संबंध है। अब इमोशंस को आप क्या माप सकते हो, आप न्यूमेरिक वैल्यू में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। लेकिन इसका चूंकि इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ता है, इसके लिए इसे पढ़ना जरूरी होता है। तो इससे पहले भी, एडम स्मिथ से भी पहले, जो एक थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर, सेक्रेटरिस्ट भी थे फ्रांस के, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें जो है, मान लिया जाए कि डेट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, हम डिनर एक्सपेक्ट करते हैं, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। यानी हम जब भी डिनर एक्सपेक्ट करते हैं तो अपने किसके अनुसार, अपना जो पसंद होता है उसके अनुसार से तय करते हैं हमें डिनर क्या करना है। तो यानी हमारा जो इमोशन है, हमारा जो थिंकिंग है, यानी कि हम, हमारे अंदर से जो खाने की भावना आती है कि ये खाना है या ये खाना है, वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज के डिमांड को ही तो मोटिवेट करती है या डिमोटिवेट करती है, एक्सेसरेट करती है या डिसेसरेट करती है, यानी घटाती है या बढ़ाती है। तो इट मींस इमोशंस और डिमांड सप्लाई और मार्केट और इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात फ्रांस के एक साइकियाट्रिस्ट ने कही थी, जो कि सही है, मेरे ख्याल से सही है। क्योंकि कई, कोई भी वैसा कंपोनेंट, कोई भी जो इफेक्ट करता हो किसी के किसी वस्तु के खरीदने के
पिक ऑफ में या फिर कैटलिस्ट के तरह काम करता हो, वो सारा चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा प्रोस्पेक्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग सारे प्रोस्पेक्ट को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग emergence of macroeconomics को। Macroeconomics as a separate branch of economics emerges after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in the 1936। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, उसके बाद कई थिंकर जो आगे आए, तो कैसा काम होता है, पहले उसको बेस बनाया जाता है, बेसिक इकोनॉमिक्स को नेशनल नेशन वेल्थ के थ्रू पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद अपनी कुछ थ्योरीज डेवलप की, जो कि आज भी होता है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब ही ये है कि जो पास्ट पढ़े हुए चीज है, पास्ट जो इकोनॉमिस्ट बोल कर गए हैं, उसको एक आधार बना के अपनी एक न्यू थ्योरी बनाना। और न्यू थ्योरी बनाने से क्या होता है कि हम लोग टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स को चेंज होता देखते हैं और उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ताकि हमारे लिए फायदेमंद हो। क्योंकि अगर आप 100 साल बाद भी 100 साल पहले लिखे किताब को बेस बनाओगे, तो काफी कुछ चेंजेज हुआ होता है उसके बाद। वो चेंजेज उस बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, और उस बुक में रिकॉर्डेड नहीं होने के कारण आपको काफी नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम समय के अनुसार जो भी चेंजेज हुए उसको रिकॉर्डेड करना, और उस पर एनालाइज करना, यानी करंट जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके कुछ थ्योरी जनरेट करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया कि सेपरेट ब्रांच है, इमर्ज आफ्टर ब्रिटिश। ये इमर्ज कब हुआ, मतलब अलग उन्होंने कब किया कि हाँ ये एक सेपरेट सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। तो जॉन मेनार्ड केनस, इन्होंने पब्लिश की अपनी एक बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, जहां से ये सेपरेट इंटिटी बना कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट इंटिटी है। द dominant thinking in economics before Keynes was all the laborer who are ready to work will find employment and all the factor will be working at their full capacity. This school of thought is known as the classic tradition। इनसे पहले की जो थिंकिंग थी, वो कौन सी थिंकिंग डोमिनेट कर रही थी, तो वो डोमिनेट कर रही थी कि ऑल द लेबरर्स, जितने लेबरर हैं, यानी जितने कामगार हैं, हु आर रेडी टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार मिलेगा, एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी, और सारे फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी पे वर्क करेंगे। इनसे पहले ऐसी थिंकिंग थी। आप आज के डेट में सोच के देखो, ये पॉसिबल है क्या कि जितने लोग हैं, जितने लेबरर हैं, सबको रोजगार मिलेगा और सारी फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पे काम करेगी? ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उस समय जब आप जाके देखते हो, जब इकोनॉमिस्ट ने अपना थ्योरी लिखना शुरू किया था, तब ये बातें सही लगी होंगी, क्योंकि उस समय दुनिया की स्थिति वैसी थी। कम लोग थे, संसाधन ज्यादा था। आज के डेट में क्या है, लोग ज्यादा बढ़ गए, संसाधन कम हो गया है, तो वो थ्योरी काम नहीं करेगा। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं, उसी समय से ये चेंज होना शुरू हो गया, जब जॉन मेनार्ड केनिस आकर बोले कि नहीं, ये थिंकिंग सही नहीं है, हम जो देख पा रहे हैं आसपास वो कुछ और स्थिति है। तो जॉन मेनार्ड केनिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, 1883 में बॉर्न हुए थे। ही वाज एजुकेटेड इन किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, एंड लेटर अपॉइंटेड हिज डीन, वहीं पे वो डीन बन गए थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ शार्प इंटेलेक्ट, द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ही pieced the breakdown of the peace agreement of the war in the book of economics consequences of the peace 1990. His book General Theory of Employment, Interest, Money is regarded as one of the most influential economical book of the 12th century. He was also issued a foreign currency specular। तो मैं इसका पूरा मीनिंग समझा देता हूं।
आप देखो यहाँ पे उन्होंने जो नया बुक लिखा, उन्होंने सबके बीच का रिलेशन जोड़ा कि ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है कि सारे फैक्ट्रीज फुल प्रोसेस में काम करेंगे और सारे लेबर्स जो हैं सबको रोजगार मिलेगा। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन को, उसके डिमांड को और उसके सप्लाई को। तो ये थ्योरी उन्होंने नया लाया और उन्होंने वॉर को भी बीच में लाया। एक उनकी बुक थी द वॉर इन द बुक। तो वॉर को इंक्लूड किया क्योंकि वॉर एक बड़ा फैक्टर है। आप आज के डेट में देखोगे यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। मान लो यूक्रेन क्या हो रहा है कि गेहूं निर्यातक देश था, यानी काफी सारे देश थे जो गेहूं के लिए उस देश पर डिपेंडेंट थे। अब युद्ध हुआ तो वहां प्रोडक्शन बंद हो गया। जब वहां प्रोडक्शन बंद हुआ तो वैसे देश जिनको वो गेहूं सप्लाई करता था, वो कहां से गेहूं लेगा? तो वो अब नई जगह से गेहूं लेगा। नई जगह से जहां से गेहूं लेगा वहां गेहूं लिमिटेड है। इस तरह से गेहूं का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड जैसे ही बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वॉर का भी इंपैक्ट होता है, ये भी उन्होंने बताया। यानी कि वो एक तरह से समझाना चाह रहे थे कि जितने भी तरह के फैक्टर विजिबलाइज हमें होते हैं सोसाइटी में, जो भी चीजें हम देखते हैं जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, वो सारे प्रोस्पेक्ट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। हाउएवर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट। और इसके बाद आपको ग्रेट डिप्रेशन जब 1929 का हुआ, इसके बाद एक बड़ा फॉल दिखा किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि जब डिप्रेशन होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, और पैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ेगा। उसके कारण क्या हुआ? काफी फॉल आया। किस चीज में? तो एम्प्लॉयमेंट के लेवल में। कंपनीज के पास पैसे नहीं थे तो वो एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो ये पूरा साइकिल को उन्होंने समझाया और ये हमें आगे देखने को भी मिला। और जब आज हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो पाते हैं कि और काफी सारे प्रोस्पेक्ट नए जनरेट हो गए जो इकोनॉमी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके लिए अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्स के लिए सही है कि हमने इसे पढ़ा और फिर हम एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर कर देंगे। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि हम समझें कि इकोनॉमिक्स कोई जो लिख दिया नेशन ऑफ वेल्थ वही सब कुछ नहीं है। वो उन्होंने उस समय के रिसोर्सेस, उस समय की स्थिति, उस समय जो उनका माइंड सेट था, जितना कैलकुलेट कर पाया उस हिसाब से उन्होंने लिखा। आगे जो लोग आते रहे ये उनकी ड्यूटी है कि वो उस चीजों को बेस बनाकर समझें कि आज भी क्या वही स्थिति है या स्थितियां चेंज हुई है, और अगर स्थिति चेंज हुई है तो क्या क्या चेंज हुई है और हमें क्या क्या स्टेप लेना है उसके रिगार्डिंग। तो ये काफी जरूरी चीज हो जाती है। We must remember that the subject under study has a particular historical context. We shall examine the working of the economy of capitalist country in the book. In the capitalist country, production activity are mainly carried out by the capitalist enterprises. अब कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा दिया गया है, ये इसने कैसे इंपैक्ट किया। तो जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बिल्डअप होती है तो उसमें क्या चीजें होती है? उसमें ये चीजें होती है कि डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे पूरा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड सब कुछ रेगुलेट होता है, खुद ही रेगुलेट होता है। दाम किसी प्रोडक्ट का कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई बढ़ाएगा, सप्लाई जब बढ़ जाएगा और डिमांड वहीं रह जाएगा तो फिर से कॉस्ट घटेगा। ये पूरा साइकिल हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यही चलते रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी कारपोरेट हैं, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो बिल्डअप हुई है, जो व्यापार करते हैं, जो कैपिटल के माध्यम से अपने व्यापार को जनरेट करते हैं, वो सब इसी का फायदा उठाते हैं। तो इसको हमने पढ़ लिया और जो भी तरह के चेंजेज हो रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ है अभी। मेरे ख्याल से ये अगर हम पढ़ लेते हैं ये चैप्टर तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम अभी तक अभी तक एग्जैक्टली इस टाइम की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि
मतलब जब ये बुक लिखा गया है, जो एडिशन है, उस समय तक इकोनॉमिक्स की क्या-क्या स्थिति थी, उस समय तक इकोनॉमिस्ट ने अपने क्या-क्या विजन्स रखे, अपने कौन-कौन से बुक लिखे और उस बुक के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की और फिर यहाँ तक हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो चीज़ें यही समझ में आती है कि टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स के भी थ्योरी चेंज होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में अपडेट रहें। वैसे लोग जो 11-12 में हैं, जिन्हें सिर्फ़ एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी ये बात ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज तो होना चाहिए। तो आप पहले तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जिससे क्वेश्चन आंसर आपका बन जाएगा। जब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, तो चीज़ों को समझो कि जो स्थिति किताब में लिखी गई है, वो आज के डेट में हमारे आस-पास सोसाइटी में है क्या? और अगर नहीं है, तो उसमें किस-किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? अगर इस तरह का माइंडसेट आपका जनरेट हो जाएगा, तो क्या पता अगला थ्योरी आप ही लिख दो और ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, पहले आपको समझ विकसित करनी होगी। तो पहला टारगेट 11-12 वालों के लिए एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस है। और जो जैसे यूपीएससी में कई बार सवाल ऐसा आता है कि मतलब आपकी अपनी राय पूछी जाती है। तो अपनी राय आप तभी दे पाओगे जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे और उसके बाद इसको बेस बनाकर अपना कुछ विज़न रखोगे, तो ही ये संभव है। तो ये सारा मटेरियल आप इस चैप्टर से ले सकते हो। मुझे जो कॉन्सेप्ट बताना था, पूरे चैप्टर में घुमा-फिरा के इसी बात को लिखा गया है। भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, 18 भाषा में किसी भाषा में, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार-बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हो, आप वहाँ अच्छे से लिख के आ पाओगे। और दूसरा भी बात, अगर आप इकोनॉमिक्स को आगे एज़ एन होल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएँगी और काफ़ी यूज़फुल भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगले क्लास से हम लोग यानी चैप्टर 2 से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे एक-एक टॉपिक करके और इसमें 6 क्लासेस हैं। इसको भी हम अच्छे से करते हैं जिस तरह क्लास 11th को किया और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो इसे। बोलो लोगों को कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छा। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह के चेंजेज़ की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट में मेंशन करो। अगर लॉजिकल होगा तो उसे पढ़ा जाएगा और वो किया भी जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।